हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और मैं प्रैक्टिस करता हूं सैस्कैटून सस्कैचुअन में। अब आपने मेरे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी इस चैनल के ऊपर जिसमें हम बात करते हैं सस्कैचुअन के बारे में, ओंटारियो के बारे में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के बारे में, LMIAs के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। इनफैक्ट हर इमिग्रेशन के टॉपिक के बारे में इस चैनल पर हम बात करते हैं और मैं आपको देता हूं लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ रिलेटेड टू कनेडियन इमिग्रेशन। लेकिन मैंने आज सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो थोड़ी सी डिफरेंट हो कंपेयर टू व्हाट वी मेक ऑन दिस चैनल ऑल द टाइम। हर वक्त हम बात करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की, किस तरह कनाडा आया जा सकता है और कौन से प्रोग्राम्स इस वक्त अवेलेबल हैं, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं हैं, क्या राउट्स अवेलेबल हैं, क्या राउट्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन हम एक बात जो नहीं करते वो ये है कि अगर आप कनाडा आ जाते हैं तो उसके बाद कौन से चैलेंजेस आपको दरपेश हो सकते हैं एज अ न्यू कमर। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 चैलेंजेस की जो एज अ न्यू कमर टू कनाडा आप फेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर कोई फेस करे, लेकिन मोस्टली कनेडियंस, मोस्टली न्यू कमर्स जो कनाडा में आते हैं उनको ये प्रॉब्लम जरूर फेस होती हैं। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि कनाडा आने के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है या उनके साथ कैसे निपटा जा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है हसन सलीम और हम बात करेंगे इस चैनल पर कनेडियन इमिग्रेशन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इस वीडियो की कहा था कि हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप एज अ न्यू कमर टू कनाडा फेस कर सकते हैं, हम उसके बारे में अब बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक या सबसे पहला जो पॉइंट मेरे पास है वो है अडेप्टिंग टू कोल्ड। अच्छा, कोल्ड की जहाँ तक बात की जाए, सबको पता है कनाडा एक ठंडा कंट्री है। यहाँ पर कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। जैसे अगर इमिग्रेशन रिलेटेड कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं या उसके अलावा दुबई मूव होते हैं, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन यूरोप वगैरह भी। लेकिन कनाडा इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ जहाँ पे इमिग्रेशन होती है और बहुत से लोग कनाडा इमिग्रेट हो रहे हैं और होना चाहते हैं। जस्ट लाइक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी उन्हीं में से एक शख्स हैं जो कनाडा में मूव होना चाहता है। तो मैं बताता चलूँ, कोल्ड यहाँ पर बहुत है, विच मीन्स यहाँ पर आपको जो ज़्यादा टाइम मिलता है ईयर का वो कोल्ड के अंदर गुजरता है। लेकिन उसे घबराने वाली या दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। बहुत दुनिया यहाँ पर रहती है और बहुत दुनिया आना चाहती है, जैसे मैंने कहा। लेकिन उसको किस तरह फेस किया जा सकता है वो मेन चीज़ है या वो चीज़ है जो मैटर करती है। अब कोल्ड सीजन जहाँ तक, अब अगेन डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट काइंड ऑफ कोल्ड होती है। अगर मैं बात करूँ अपने प्रोविंस की जहाँ पे मैं रहता हूँ, सस्कैचुअन, विंटर में -53 -54 तक भी मौसम चला जाता है। दैट्स सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा, बल्कि -50s में भी कुछ वीक्स या 2 वीक्स 3 वीक्स ऐसे आते हैं, -40s -50s, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम ऐसा आता है। और उसमें अक्सर कार्स स्टार्ट नहीं होती, उसमें एक्सट्रीम कोल्ड की वार्निंग्स आ रही होती हैं अगर आप डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं वेदर रिलेटेड। लेकिन लाइफ गोज ऑन, आपको अडेप्ट करना पड़ता है। और यकीन माने जब आप न्यू कमर आएंगे और अगर विंटर आने वाला होगा या विंटर में होंगे, आप सबसे भी कॉन्वर्सेशन करेंगे, जिससे भी कॉन्वर्सेशन करेंगे, पहला पॉइंट उसका ये होगा कि विंटर आ गया है या विंटर आने वाला है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। तो उसकी सबसे सिंपल टिप और ट्रिक यही है कि अपने आप को कोशिश करें कि वार्म क्लोथ्स लें और यहाँ की जैकेट्स वगैरह डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वेदर कंडीशंस बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ से भी अप्रोप्रिएट सूट्स या क्लोथ्स वगैरह लेके आ सकते हैं जो यहाँ की सर्दी को बर्दाश्त कर सके। वरना यहाँ पर बहुत ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं गर्म कपड़ों की। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, एक और जो मसला विंटर में होता है, क्योंकि डेज जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो बाहर निकलना भी इतना आसान नहीं होता। तो बाहर ना निकलने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा कनाडा को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, थोड़ा सा अपने आप को बंद कर लेते हैं एज अ न्यू पर्सन टू कनाडा, जिसे ज़्यादा पता नहीं होता सर्दी को कैसे हैंडल करना है कंपेयर टू अपनी होम कंट्री के। तो आप थोड़ा सा अपने आप को बंद कर लेते हैं घर में कि शायद अभी सर्दी ठीक होगी तो फिर हम बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि अपने आप को अगेन कोशिश करनी है कि अडेप्ट करें। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे पूछें कि किस तरह, अगर कन्वेंस का इशू है, कन्वेंस की यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हर सिटी का डिफरेंट है। लेकिन मोस्टली सिटीज़ में, इनफैक्ट ऑल द सिटीज़ में काफ़ी
ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप है। अगर आप आते साथ गाड़ी नहीं ले सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते या भी ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगेन बात यही है कि आपको अपने आप को कवर करना होता है और फ्लू से बचना होता है, क्योंकि आते साथ एक जो चीज़ आपको लग सकती है वो है फ्लू। तो यहाँ पर फ्लू शॉट्स भी होते हैं जो आप लगवा सकते हैं किसी भी फार्मेसी से। अगेन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कवर रखना, अच्छे क्लोथिंग करना, अप्रोप्रिएट टू द वेदर, अप्रोप्रिएट टू द सिटी जिसमें आप रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है क्लोथिंग। और उसके अलावा ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। अगर आपके पास आते साथ कार अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इवन जिन लोगों के पास कार्स हैं भी वो ऐसे टेम्परेचर में -40s -50, जैसे मैंने सस्कैचुअन में कहा, या ओंटारियो में -15 -20 भी हो जाता है। वैंकूवर थोड़ा सा कम होता है, वो रेनी ज़्यादा होता है। तो BC के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगेन डिपेंड करता है आप कौन से प्रोविंस में आते हैं, कौन सी सिटी में आते हैं। हर जगह का अपना एटमॉस्फेयर है, हर जगह का अपना वेदर है, उस लिहाज से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, उस लिहाज से आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो अगेन बेटर क्लोथिंग और ट्रांसपोर्ट का देखना, और अगेन जो लोग यहाँ पर आपके ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे आप हमेशा गाइडेंस ले सकते हैं कि इस वेदर को कैसे ट्रीट किया जाए। दूसरा जो मैं आज पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था वो था लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है, जब आप एक दूसरी कंट्री से आते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट होती है कंपेयर टू इंग्लिश या फ्रेंच, जो यहाँ की दो मेन लैंग्वेजेस हैं। मोस्टली जॉब के लिए भी आपको ये लैंग्वेजेस आना ज़रूरी हैं और इनफैक्ट रिक्वायरमेंट होती है जब आप जॉब वगैरह हंट करने लगते हैं। लेकिन सिंस ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं। कुछ लोगों का एक्सेंट आपको समझ नहीं आता, अगर कोई तेज़ी से बोल रहा है तो तब आपको समझ नहीं आती। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते भी हैं तो वो थोड़ी सी ट्रबल हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, यहाँ पर बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको लैंग्वेज की गाइडेंस देते हैं, लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स देते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रोटेक्टेड पर्सन हैं या आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है जिसका नाम है लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू कमर्स टू कैनेडा, दैट इज़ LINC, जो टोटली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा आपकी लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए और आपको आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग करने के लिए। इसलिए आप मुख्तलिफ बुक्स पढ़ सकते हैं या आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, या इवन आप आने से पहले अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा अबूर हासिल करने के लिए ट्रेनिंग सेशंस फ्रॉम योर होम कंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन अगेन आप जब यहाँ पर आते हैं आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकती है या आप फेस कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, इसलिए लैंग्वेज को जितना बेहतर बनाया जा सके आपके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर है। और इसीलिए अगर आप फ्रॉम बैक होम तैयारी कर सकते हैं तो वो कर लें, या यहाँ आकर भी बहुत सी इंस्टीट्यूट्स एज ए सेड मौजूद हैं जो आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं जिससे आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं और वो इवेंचुअली हेल्प करती हैं आपकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इन दिस कंट्री कैनेडा। और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन करनी है अगर आपने आगे बढ़ना है, और अगर आप स्टार्ट बहुत बेसिक जॉब से करें तब भी आपको इंटरेक्ट लोगों के साथ करना पड़ता है जो यहाँ के नेटिव्स हैं या यहाँ के इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। इवन जब आप इमिग्रेंट आते हैं आप भी थोड़े अर्से बाद कम्युनिकेशन अपनी इंग्लिश में ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दैट इज़ हाउ द कल्चर वर्क्स हियर। और इंग्लिश का आना या इंग्लिश का समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा पॉइंट नंबर 3 की, जो है अफोर्डेबल हाउसिंग। अब अफोर्डेबल हाउसिंग की जहाँ तक बात की जाए, वो इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कैनेडा बना हुआ है, ना सिर्फ न्यू कमर्स के लिए बल्कि जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग एग्जिस्ट भी करते हैं उनके लिए भी हाउसिंग इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा के लिए इस वक्त चैलेंज बना हुआ है हाउसिंग का, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट हैं जस्ट लाइक ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ऊपर चले गए हैं। तो लोग बहुत मुख्तात हैं नया घर लेने से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सारा प्रेशर पड़ता है रेंटेड प्रॉपर्टीज़ की तरफ, एयरबीएनबीज़ की तरफ, होटल्स की तरफ। लेकिन मेनली अगर आप रहना चाहते हैं तो वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप बेसमेंट में जाना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हैं, तो सारा प्रेशर उधर पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोग अब रुके हुए हैं जो अफोर्ड करते भी थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट के बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाने की वजह से अब नए घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे या नए घर नहीं ले रहे। इस वजह से उन्हें जाना पड़ता है रेंटल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो जब रेंटल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनका जो रेट वगैरह है वो भी स्काई हाई चला जाएगा। इस वक्त
हर सिटी में आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर क्या रेट्स चल रहे हैं अपार्टमेंट्स के या बेसमेंट रेंट करने के, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट है। जैसे 2 बेड हो गया, 1 बेड हो गया, 3 बेड हो गया, या अगर आप पूरा टाउन हाउस ही रेंट करना चाहते हैं तो आजकल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये जैसे मैंने कहा सिर्फ न्यू कमर्स इस प्रॉब्लम में मुब्तला नहीं है, बल्कि हर कोई जो ऑलरेडी यहाँ पर है, इनफैक्ट जो लोगों ने ऑलरेडी मॉर्गेज वगैरह करवाई हुई थी, जो घर में रह रहे थे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो अपने घर बेचकर वो भी रेंटल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा वो प्रेशर बढ़ रहा है लोगों का इन रेंटल प्रॉपर्टीज़ और अपार्टमेंट्स की तरफ, जिसकी वजह से रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपको बहुत सी वेबसाइट्स पर हेल्प वगैरह मिल जाती है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन से हाउसेज और कौन से रेंट्स अवेलेबल हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, और उनके ओनर्स वगैरह से बात की जा सकती है, उन्हें विज़िट किया जा सकता है, और थोड़ी बहुत कमी गुंजाइश होती है कि आप उनसे बात कर सकें और थोड़ा सा रेंट कम करवा सकें। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है हाउसिंग रिलेटेड, वो यही है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें कि आप कौन से एरिया में अपना घर लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं स्कूल के पास हो, कुछ लोग पसंद करते हैं मॉस्क या उनकी कोई रिलीजियस प्लेस के पास वाला एरिया हो, और कोई लोग पसंद करते हैं बहुत काम और क्वाइट नेबरहुड। तो अगेन ये बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन अगेन घर का मिलना और कहाँ पर मिलता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसलिए अपनी रिसर्च पहले से करके आएँ, रादर देन यहाँ पर आके आपको स्ट्रगल करनी पड़े। आप अगर आपकी पीआर हो जाती है, अगर आप वर्क परमिट पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं, तो पहले से कोशिश करें कि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आई मीन किस एरिया में जाना चाहते हैं, आपकी रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं, ताकि यहाँ पर आके आपको एकदम शॉक ना लगे। पॉइंट नंबर 4 है फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री में आप मौजूद हों, एम्प्लॉयमेंट फाइंड करना एक आसान काम नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी पसंद की जॉब ढूंढने के लिए, या सम टाइम जो इस वक्त कनाडा की सिचुएशन है, थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी है, तो एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, स्पेशली जब आप एज ए न्यू कमर टू कनाडा आते हैं। तो आपको जो अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप आते साथ यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल आपने पहले से ही एक्रीडिएशन ली हुई है फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ दैट प्रोविंस। लेकिन अगर आपने नहीं ली हुई तो यहाँ पर आके आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें आप अपनी जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है उसको भेजते हैं उस इंस्टीट्यूट में या उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाई कर सके और बता सके कि आपको कोई और कोर्स लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस योर फील्ड हियर, या आपको कोई और थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए होगा, या कोई भी रिक्वायरमेंट जो उनकी होगी इन ऑर्डर फॉर यू टू अप्लाई और ऑर्डर फॉर यू टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो आपको बताएंगे। तो कुछ लोग आते साथ यहाँ पर सर्वाइवल जॉब्स की तरफ देखते हैं या बहुत ही बेसिक जॉब्स की तरफ देखते हैं, ताकि एटलीस्ट उनका एक्सपीरियंस हो, उनका कोई एक्सप्लोर वो कर सकें मुख्तलिफ फील्ड्स को, या एटलीस्ट उनकी अवेयरनेस बढ़े रिलेटेड टू द सिटी, रिलेटेड टू द कंट्री, रिलेटेड टू द कल्चर। तो वो आकर छोटी छोटी जॉब्स भी स्टार्ट कर देते हैं, और आजकल वो भी थोड़ी सी टफ हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रगल ज़रूर है। अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है यहाँ पर आकर लाइफ सेटल करना, ऐसा नहीं होता, हर किसी को स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ती है। अगेन अगर आप बहुत लकी हैं तो हो सकता है आपको आते साथ बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, और मिलती भी है बहुत लोगों को, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो यहाँ पर आकर जॉब सर्च करते हैं और थोड़ी सी स्ट्रगल होती है। इसलिए अगर आप आना चाह रहे हैं या आप बहुत करीब हैं अपने प्रोसेस में, तो जॉब्स वगैरह देखना शुरू करते हैं। जैसे कि वेबसाइट है Indeed.com, वहाँ पर आप अपनी सिटी और प्रोविंस फ़िल्टर में लगाकर उस अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, और रेज़्यूमे अपना कनेडियन फॉर्मेट पे बनाना लाजमी है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना तरीक़ाकार होता है जॉब्स का या एम्प्लॉयमेंट का। इसलिए कनाडा में भी एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका रेज़्यूमे बहुत मैटर करता है। अपना रेज़्यूमे जितना बेहतर बना सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जहाँ पर जाकर आप कनाडा के फॉर्मेट पे अपनी रेज़्यूमे बना सकते हैं और वो सबमिट कर सकते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयर्स वगैरह को।
एक और जो मैं मशवरा दूंगा वो है लिंक्डइन प्रोफाइल अपना बहुत अच्छा रखें, बहुत अप टू डेट रखें, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रखें जो आपकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, ताकि आप अपने जैसे प्रोफेशनल्स को रीच आउट कर सकें ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिंक्डइन। और अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह निकलती है तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि किसी तरह वो आपको रेफ़र कर दें या आपको थोड़ी सी एटलीस्ट गाइडेंस दे दें अगर आपको कोई इंटरव्यू कॉल आती है कि किस तरह अपने आप को प्रिपेयर किया जा सकता है टू फाइंड द राइट एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जॉब हासिल करने के लिए और जॉब मेंटेन रखने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कनाडा आपको एक और सर्विस प्रोवाइड करता है, वो मुख्तलिफ यहाँ पर एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो न्यू कमर्स को सहूलत देती हैं जॉब फाइंडिंग में, रेज़्यूमे प्रिपरेशन में, और बहुत हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द कम्युनिटीज़। जैसे कि अगर आप किसी ख़ास कंट्री से हैं, आपकी लैंग्वेज बैरियर है, तो वो आपको कनेक्ट भी करती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ कि वो आपकी हेल्प कर सकें जॉब के लिए या आपकी लैंग्वेज। नॉट द लीस्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन की जहाँ तक बात की जाए, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को आपने बहुत मेंटली प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि आप जब एक कंट्री से आते हैं, कनाडा में एक टोटल कल्चर शॉक होता है। आप अपनी फैमिली से दूर आते हैं, अपने फ्रेंड से दूर आते हैं, अपने फूड से दूर आते हैं, जो चीज़ बहुत से लोग यहाँ पर मिस करते हैं, अपना खाना पीना, अपने मुल्क का, अपनी कंट्री का। तो वो सारी चीज़ों से जब आप दूर आते हैं तो आप मायूस भी हो सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं, स्पेशली विंटर में जब पूरा दिन रात आप स्नो को देखते हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, या आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही होती। काफ़ी चीज़ें आपको डिप्रेसिव या डिप्रेशन में ले जाती हैं। तो उससे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है कि रादर देन यहाँ पर आकर आप फील करें कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, इतनी मैंने स्ट्रगल की कनाडा आने के लिए और आज मैं अपने आप को बहुत डाउन फील कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं समझना। हर कोई जो कनाडा आता है वो कनाडा या इनफैक्ट किसी भी कंट्री जाता है, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ी मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रगल्स को देखते हुए, अपना कल्चर से दूर होते हुए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेनली से दूर होते हुए आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कन्वेंस इश्यूज़, वेदर इश्यूज़, कल्चर शॉक, लैंग्वेज बैरियर, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बहुत डिप्रेस कर सकती हैं। लेकिन आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो स्ट्रगल्स भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी, बट यू हैव टू फेस देम। आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी फैमिलीज़ को प्रिपेयर करें कि आइसोलेशन में नहीं जाना, बल्कि आइसोलेशन से हिम्मत लेनी है और स्ट्रगल्स को स्ट्रगल नहीं बनाना, बल्कि उससे थोड़ी सी ताकत लेके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है और फेस करना है चैलेंजेस को, और चैलेंजेस से निकल कर मज़ीद कामयाब होना है। तो अगेन सब कुछ हो जाता है, थोड़ा सा स्टार्ट में चैलेंजेस आते हैं, बट यू हैव टू ब्रेव आउट द स्टॉर्म, और उसके बाद आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। एक दफ़ा आप जब क्या कहते हैं मुश्किलों से गुजर जाते हैं, उसके बाद आसानियाँ ही आपका मुकद्दर बन जाती हैं। आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और कनाडा में आपको वो सारी सहूलतें मिलेंगी जी जो आप चाहते हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ। ये था आज की वीडियो का टॉपिक। होपफुली आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से हासिल किया होगा। बहुत बेसिक बातें थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हट के वीडियो बनाई जाए जिसमें सिर्फ मैं कैमरे के सामने आप लोगों से बात कर सकूं। एज सच मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी या मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैंने क्या क्या बातें करनी है, लेकिन जो मेरे जहन में आया टिप्स के लिहाज से या नॉर्मल बातचीत के, जैसे मैं आपसे इन पर्सन बात कर रहा हूँ। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट मिस आउट ऑन द नेक्स्ट वीडियोस दैट आई पोस्ट। और एक और जो अब नई मैं वीडियो जल्द बनाने जा रहा हूँ, वो मैंने पोल किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको ग्रॉसरी जो है सस्कैचुअन में फॉर एग्जांपल कितनी कॉस्ट करती है, या अगर आप देखना चाहते हैं व्लॉगिंग स्टाइल में $100 में क्या क्या ग्रॉसरी का आ सकता है, तो वो भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि एक्सपेंसेस के लिहाज से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड होपफुली यू लाइक माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।